नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल का बिहार से इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं आज का। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है आपके सामने। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का दमन किया। दोस्तों किसने किया था, याद किया तो किया दोस्तों बलबन। किसने किया था, बलबन ने। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का दमन किया था, यानी कि वन का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। अगला सवाल आपके सामने है कि राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा कौन था। तो दो का ऑप्शन में दोस्तों ए हो जाएगा, सदाशिव राय थे। कौन थे, सदाशिव राय। याद रखिए दोस्तों, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालिकोटा के युद्ध में दोस्तों ये हुआ था 1565 में, और तालिकोटा के युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ दोस्तों, ये 1336 में हुआ था। दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। ठीक है, और तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालिकोटा के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, ये सदाशिव राय थे दोस्तों, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने। 3 नंबर सवाल है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। याद रखिएगा किसको दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। किसको दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को, यानी कि जहांगीर के द्वारा ठीक है राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी, किसको दिया गया था, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन जो देव जो थे ये सिख के 5वें गुरु थे। क्या वे गुरु थे, सिख के 5वें गुरु। याद रखिए दोस्तों, सिख के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु याद रखिए दोस्तों गुरु नानक थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। दोस्तों तलवंडी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, और गुरु नानक जो थे दोस्तों याद रखिएगा वो लंगर व्यवस्था भी चलवाए थे। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सिख गुरु के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थे 1699 में। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु का हत्या करवाया था दोस्तों, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था, जो सिख के 9वें गुरु थे। क्या गुरु थे दोस्तों, ये 9वें गुरु थे। याद रखिएगा, और गुरु अर्जुन देव थे ये 5वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिए क्या गुरु थे, 5वें गुरु। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसने की थी। किसने किया था, तो नान्य देव ने किया था। याद रखिएगा, मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसने किए थे, नान्य देव, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 5 नंबर सवाल है दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। सबसे पहले बात करेंगे कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1501 में हुआ था। कब हुआ था, 1501 में। बांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो बांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 1760 दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, याद रखिए दोस्तों ये हुआ था 1599 में हुआ था। याद रखिएगा 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। वेदा का निर्णायक युद्ध दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा वेदा का निर्णायक युद्ध 1759 में। याद रखिएगा क्या होगा, 1759। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1501 हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, तो एक किस में दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 3 हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों डेट याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। याद रखिएगा, तो दोस्तों जहांगीर। याद रखिएगा किस मुगल सम्राट के काल में, तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था दोस्तों, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कि जहांगीर का शासनकाल क्या है दोस्तों, याद रखिएगा जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों ये 1605 से लेकर, याद रखिएगा 1605 से लेकर 1627 तक है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अकबर का शासनकाल कब से कब है दोस्तों, याद रखिएगा ये 1556 से लेकर, याद रखिएगा 1556 से लेकर, ठीक है 1556 से लेकर 1605 तक है। कितना तक है, 1605 दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल है, याद रखिएगा ये 1627 से लेकर, याद रखिएगा 1658 तक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे औरंगजेब है दोस्तों। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। याद रखिएगा कि 1707 में ही औरंगजेब का मृत्यु हो गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल। 7 आपके सामने है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। याद रखिए दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, ये शुरू हुआ था 1920 में और इसको समाप्त कर दिया गया था 1922 में। ठीक है, किस लिए समाप्त किया गया था, क्योंकि चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर में हुआ था, उसमें करीब 22 लोग मारे गए थे दोस्तों। इसी से गांधी जी नाराज होकर, ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1922 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को, यानी जो प्रभावी हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो करार दिए थे। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये 1905 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। यानी 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा। किस अखबार को, तो अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। बात करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था दोस्तों, लाया था लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो रद्द किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, याद रखिएगा। केसरी किसका है दोस्तों, याद रखिएगा, केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने क्रांति की। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ये भगत सिंह ने कहे थे। किसने कहे थे, भगत सिंह। यानी क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन किसने कहा था, भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया दोस्तों। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किए थे 1926 में। कब किए थे, 1926 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, पंजाब में नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दोस्तों इसमें अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा था ये प्रचलित था, पंजाब में प्रचलित नहीं था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 11 नंबर सवाल है कि चंड प्रधोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, उड़ीसा के थे। ठीक है, याद रखिएगा। यानी चंड प्रधोग जो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, उड़ीसा के राजा था। उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये बिहार से अलग होकर बना दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि बिहार का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, और बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना है और उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर एक राज्य का निर्माण किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिए। अगर बात करते हैं कि कौन से सुमेलित नहीं, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, सातवाहन। अगर देखिएगा यहाँ पे कुषाण जो है दोस्तों ये चलवाया था, स्वर्ण एवं ताम्र सिक्का चलवाया था दोस्तों। किसने चलवाया था, कुषाणों ने। ठीक है, याद रखिएगा। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कन्फ्यूशस ने कुषाण वंश का स्थापना किया था दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गुप्त शासक ने दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर्ण एवं रजत भी चलवाया था, ये दोस्तों सही है। ये दोनों क्या दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है, सुमेलित नहीं है। सातवाहन जो है स्वर्ण नहीं चलाया था बल्कि चलाया था तांबा का। ठीक है, चांदी, तांबा एवं सीसा का स्वर्ण चलवाया था दोस्तों सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश संस्थापक कौन है दोस्तों, सिबुक। ठीक है, याद रखिएगा। कलचुरी दोस्तों, कलचुरी जो थे ये स्वर्ण, रजत एवं तांबा चलाए थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सातवाहन जो थे ये चलवाए थे चांदी, तांबा एवं सीसा का सिक्का चलवाए थे। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल क्या कर, 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है दोस्तों। ठीक है, तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 34 न्यायाधीश है। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है, 34। 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 14 आपके सामने है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय वाचन में होती है। किससे होती है, द्वितीय वाचन में। यानी कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है ये किस स्तर पर होती है, तो द्वितीय वाचन में होती है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिए।
15 नंबर सवाल कहा है आपको सामने कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। किस संविधान अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग को दोस्तों याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बात करते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो अगर बात करें दोस्तों 16 का, देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन जो लिया गया दोस्तों, ये आयरलैंड से नहीं लिया गया, बल्कि कहां से लिया गया है, ये दोस्तों गलत है, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कहां से लिया गया है, कनाडा से, ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने। 18 है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। अगर बात करते हैं दोस्तों कि संसद के उच्च सदन में राज्यों की सीटों की सही अवरोही क्रम में चुने, देखिए उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है दोस्तों 31 होता है। कितना होता है, 31। ठीक है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में दोस्तों कितना होता है, राज्यों की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है दोस्तों 19 होता है। कितना होता है, 19। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में दोस्तों 18 होता है और बिहार में दोस्तों 16 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों एक क्या है आपका, सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 19 नंबर सवाल। 19 है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, यानी एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 20 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है, ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 32 में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यानी भाग 3 को क्या कहा दोस्तों, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ठीक है, भाग 3 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार, भाग 3 में क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो भाग 3 में है। ठीक है, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल। 21 है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, मिसिसिपी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदी में किसके मुहाने पर, तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल। 22 आपके सामने है, फिजी द्वीप अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, फिजी जो द्वीप स्थित है, प्रशांत महासागर दोस्तों, प्रशांत महासागर दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं हिंद महासागर जो है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, क्वींसलैंड के समीप स्थित। किसके बीच स्थित है, क्वींसलैंड। ठीक है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये किस तट के समीप स्थित है, क्वींसलैंड के तट स्थित है दोस्तों। अगला देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने है कि निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी एवं दक्षिणी में से किससे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, 30 डिग्री। निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी तथा दक्षिणी में से किससे आप 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, तो 30 डिग्री को करेंगे। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 आपके सामने है कि अल नीनो बनता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है, याद रखिए कि अल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। अगला देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों, याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ओडिशा में है, ठीक है। सतकोशिया बाघ जो रिजर्व है ये किस राज्य में है, ओडिशा। ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक है, ठीक है। हीराकुंड बांध दोस्तों, हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, वो भी ओडिशा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और चिल्का झील दोस्तों, ये खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील वो कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो बाघ दोस्तों कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है दोस्तों, वो भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए 27 नंबर सवाल। 27 आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, याद रखिए दोस्तों। अगर बात करते हैं 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक देश है दोस्तों। लगभग कितना है दोस्तों, 54-55 के आसपास देश है दोस्तों एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों कैम्बे की खाड़ी में, ठीक है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल का अगर आपके सामने 29 है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ठीक है। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत में किस राज्य का, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों बने हैं, याद रखिएगा मोहन यादव बने हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव साय, ठीक है, याद रखिएगा। एकनाथ शिंदे दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे। और नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। 30 है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों अगर बात करते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब है दोस्तों, याद रखिएगा ये 1980 से 1985 तक है दोस्तों, ठीक है। 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 31 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिएगा कि सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। याद रखिएगा दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 32 नंबर। 32 आपके सामने है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति की गई थी दोस्तों, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों हासिम समिति किया गया था। कौन सी समिति, हासिम समिति दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 दोस्तों आपके सामने कि कपाट का संबंध है, किससे है दोस्तों, कपाट का संबंध ये दोस्तों ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, ठीक है। याद रखिए कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। 33 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं कि औद्योगिक वृद्धि दोस्तों सिडबी, याद रखिए सही है दोस्तों। ग्रामीण सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख दोस्तों नाबार्ड, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार JSSRY, ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नाबार्ड का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था, याद रखिएगा। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, यानी 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 आपके सामने कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है, यानी कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगर देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिएगा, 36 आपके सामने है कि 68वां यानी 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। 36 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा, राजकुमार राव को दिया गया। किसको दिया गया है? राजकुमार राव, यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल, 37 आपके सामने है कि 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा सामोआ में। कहाँ किया जाएगा? सामोआ, ठीक है। युगांडा की राजधानी दोस्तों कंपाला होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है दोस्तों। जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था और ये आसियान में टोटल 11 देश शामिल है। अगला सवाल देखिए 38 नंबर कि समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? किसके द्वारा किया गया है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। समर्थ योजना की जो शुरुआत किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 39 नंबर, 39 नंबर है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? किसे किया है? तो 39 का ऑप्शन में हो जाएगा सौरभ गांगुली को किया है। किसको किया है? सौरभ गांगुली, ठीक है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों क्या कर आपके सामने 40 नंबर सवाल कहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है? किसके द्वारा मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य द्वारा? तो जम्मू कश्मीर द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी 41 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या कर रहा है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया दोस्तों? किसने किया है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मिस्र ने किया है, ठीक है। यानी मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया किनको? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। याद रखिएगा। बात करते हैं कि मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा काहिरा होता है, ठीक है। याद रखिएगा मिस्र की राजधानी काहिरा। फिजी की राजधानी दोस्तों सुआ होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 42 नंबर सवाल, 42 आपके सामने कह रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है दोस्तों? कितना प्रतिशत है दोस्तों? 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.9% है, ठीक है। यानी बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? 2.9% है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने कह रहा है 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 आपके सामने है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये छठा है, ठीक है। यानी बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? छठा। अगला सवाल देखिए 44 नंबर सवाल, 44 आपके सामने है कि उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा किया गया है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SSLV D2 के द्वारा। SSLV D2 के द्वारा किया गया है उपग्रह EOS 07 को प्रक्षेपण। अगला सवाल देखिए 45 नंबर, 45 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? क्या देखिएगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36.01% है। कितना है? 36.01%, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल, 46 आपके सामने कह रहा है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 9वां है। कितना है? 9वां दोस्तों, ठीक है। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? 9वां। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल, 47 आपके सामने है कि कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया है? तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अरब सागर में किया गया। कहाँ किया गया है? अरब सागर, ठीक है। अगला आपके सामने है दोस्तों 48 नंबर कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी इनमें से कौन सी है दोस्तों? ठीक है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी नदी। जो कहाँ बहती है? ये राजस्थान में बहती है दोस्तों। क्षिप्रा नदी याद रखिएगा, उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के नाम स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है दोस्तों? कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ बहती है दोस्तों? ये बहती है गुजरात में। और बात करते हैं कि झेलम नदी दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर दोस्तों, याद रखिएगा झेलम नदी किनारे स्थित है श्रीनगर, ठीक है। अगर बात करते हैं कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी इनमें से कौन सी है? लूनी नदी। जो कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 49 नंबर, 49 है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 50 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 50 क्या कह रहा है आपके सामने? 50 है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A B दोनों, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार दोनों। अगला देखिए
51 नंबर सवाल, 51 आपके सामने है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थान का परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थान का परिवर्तन, यानी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? स्थान का परिवर्तन, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 52 नंबर सवाल। 52 आपके सामने है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजली का संचालन ना करना। विद्युत इंसुलेटर का गुण है बिजली का संचालन ना करना, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 53 नंबर। 53 आपके सामने है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, फर्मी। फर्मी क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा फर्मी क्या है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई है। अगला 54 है कि वक्रीय गति, ठीक है, का एक उदाहरण है। ठीक है, 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाला फेंकना। भाला फेंकना क्या है दोस्तों? ये वक्रीय गति का एक उदाहरण है दोस्तों, भाला फेंकना, यानी 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 55 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टोकोमीटर का भी उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, द्रव का, रडार का भी, और स्पीडोमीटर का भी, और वेंचुरीमीटर का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4, चारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वस्तु या द्रव गति को मापने के लिए 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 56 नंबर। 56 आपके सामने कह रहा है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है कितना दोस्तों? ये दोस्तों -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। अगर पूछेगा कि माइनस, याद रखिए दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा? -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 56 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 57 नंबर की आवृत्ति और समयावधि संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है दोस्तों v गुने t बराबर 1 होता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 58 नंबर सवाल। 58 है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना प्रतिशत होती है दोस्तों। याद रखिएगा, ये होता है दोस्तों 7 से 8% होता है। कितना होता है? 7 से 8%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों रक्त की मात्रा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, क्षारीय होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 59 नंबर सवाल। 59 आपके सामने है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। शरीर के अंदर का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून निकलने लगता है। अगला देखिए 60 नंबर सवाल। 60 आपके सामने कह रहा है कि नॉन यूलेटेड जड़ें होती है। ठीक है, क्या होती है? ये मटर होती है। ठीक है, नॉन यूलेटेड जो जड़ें होती है ये मटर होती है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 61 नंबर सवाल। 61 आपके सामने है कि तेल चट्टे, ठीक है, कॉकरोच के पास है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों? 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 जोड़ी पैर है और 2 जोड़ी पंख है दोस्तों तिलचट्टे के पास। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 62 नंबर सवाल देखिए। 62 आपके सामने कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर, अगर बात करते हैं दोस्तों 62 का, देखेंगे तो टीबिया, टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ये टीबिया में दोस्तों कौन से? टीबिया तो आपको पता है कि पैर की हड्डी होती है। फीमर दोस्तों पैर की हड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। ये टार्सल और मेटाटार्सल ये सब क्या है दोस्तों? ये पैर की हड्डी है। ठीक है, लेकिन 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर सवाल। 63 आपके सामने कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक क्या दोस्तों? ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। मृत कोशिका खोज किया था, जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लुएकॉन्ग ने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, देखिएगा 64 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी विषाणु। विषाणु क्या है दोस्तों? ये कोशिका सेल नहीं है, बल्कि आरबीसी, जीवाणु और शुक्राणु ये सब क्या है दोस्तों? कोशिका सेल है। विषाणु कोशिका सेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। आरबीसी का जीवन काल कितना है दोस्तों? याद रखिएगा, ये दोस्तों 20 से 120 दिन है। ठीक है, ये आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों 1 से 4 दिन है दोस्तों जीवन काल। किसका? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 65 नंबर सवाल।
ठीक है। 65 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया दोस्तों, किसका किया था? तो चेचक हेतु टीकाकरण का एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था, ठीक है। यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 66 नंबर सवाल। 66 कह रहा है आपके सामने कि हार्मोन सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? याद रखिएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायलर और स्टारलिंक लिंक के द्वारा, ठीक है। यानी हार्मोन सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? बायलर और स्टारलिंक के द्वारा। 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 67 नंबर, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है जीनोटाइप, ठीक है। यानी 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है आपके सामने 68 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स द्वारा, ठीक है। यानी रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स द्वारा, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 69 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है आपके सामने 69 है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है क्या है दोस्तों? 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuCO3 है। क्या है? CuCO3, यानी 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 70 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है दोस्तों, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, CO2, जलवाष्प, आयरन और एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? माध्यम में ध्वनि का वेग ये सही क्रम का बढ़ते क्रम में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 71 नंबर। 71 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है दोस्तों? याद रखिएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चींटी का डंक और सिरका, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, चींटी का डंक और सिरका दो क्या है? ये अम्लीय प्रकृति का है। याद रखिएगा दोस्तों, चींटी का डंक और सिरका में, ठीक है, क्या पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा समूह? तो चींटी का डंक और सिरका जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सवाल देखिए 72 नंबर। 72 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, ठीक है। याद रखिएगा Au और Ag, यानी सोना और चांदी, ये क्या है दोस्तों? अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। Au का संकेत दोस्तों क्या होता है? Au यानी कि सोना होता है दोस्तों, इस परमाणु संख्या 79 होता है। Ag 47 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। Ag यानी कि चांदी 47 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 73 नंबर। 73 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम क्या है? ये बहुत अधिक धनात्मक तत्व है। बहुत अधिक ऋणात्मक कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन जो है ये बहुत अधिक ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। घनात्मक कौन सा है दोस्तों? फ्रांसियम, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए दोस्तों। अगला 74 देखिएगा कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 75 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल दोस्तों, ठीक है। देखिए 75 नंबर है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है दोस्तों, क्या है वो? दोस्तों भेड़, बकरी, ऊंट और याक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सब क्या दोस्तों? ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है भेड़, बकरी, ऊंट और याक, यानी 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।